होगा आपके सुपरवाइजर, आपके जो भी प्रोफेसर, आप उनको दिखा के उनसे अप्रूवल लेके, उनसे सिग्नेचर होता है उसमें स्टडी प्लान के एंड में, वो लेके आप फिर सीएससी में अपलोड करते हैं। फिर आपको रेफरेंस लेटर देना होता है। तो रेफरेंस लेटर आपको दो चाहिए होते हैं, और ये खास तौर पे आप ख्याल रखें कि अपने एसोसिएट या फुल प्रोफेसर के रेफरेंस लेटर चाहिए। आपके अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। फिर आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज, फिजिकल एग्जामिनेशन जो है उसका एक फॉर्मेट में भी आगे दिखाऊंगी, वो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना होता है। रिसर्च पेपर है तो वो अटैच करें, बेहतर रहता है। आप सारे जितने भी आपके पब्लिश हैं या अंडर प्रोग्रेस हैं वो आप अपने अटैच कर लें। अगर आर्ट्स वाले हैं तो आपको जो है आर्ट्स का जो आपका पोर्टफोलियो वो दिखाना होता है। अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आप दिखाते हैं, तो उसमें आप अपना प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर, और अपना अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट या इस तरह की कोई भी आपके पास चीजें हैं मौजूद, आपकी सर्टिफिकेशन जो आपने बैचलर्स या मास्टर्स में चीजें की हैं अच्छी, वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद आपके प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, और प्री एडमिशन लेटर है। तो अच्छा, इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो इस तरह का होता है फॉर्मेट में, सामने आप देख सकते हैं। ये आप किसी भी गवर्नमेंट आपका हॉस्पिटल जो है वहां पे जाके आपको ये फिल करवाना होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, जो आपके डॉक्टर हैं वहाँ के। तो उसमें खास ये नोटिस रखना होगा कि आपका स्टैम्प और सिग्नेचर जो आपकी फोटो में भी होना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए, और ये विद इन 6 मंथ्स की इसके ड्यूरेशन होना चाहिए। इससे ज्यादा पुराना हो गया तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायर्ड हैं, एक तो ये आपके पहला सीवी आपको रिक्वायर्ड है। आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल में भी अपलोड करना होगा, सीएससी के पोर्टल में भी अपलोड करना होगा। अगर आप एचईसी से अप्लाई कर रहे हैं टाइप ए में तो आपको एचईसी के पोर्टल में भी अपलोड करना होगा। सीवी आप ख्याल से बनाएं, और इसको प्लीज एडिट किया करें कि अगर आप जिस प्रोफेसर से आपकी रिसर्च अलाइन हो रही है, जिससे एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिला हुआ है, उनकी रिसर्च से अलाइन करके थोड़ी सी आपको एडिशन करनी पड़ेगी इसमें, अपनी सीवी में। तो वो प्लीज देख लीजिएगा, एक फॉर्मेट लोगों का अपडेटेड नहीं होती तो वो फिर बुरा समझा जाता है, और फिर अक्सर लोगों का उससे एडमिशन नहीं मिलता, फिर उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि एडमिशन क्यों नहीं मिला, तो वो ये रीजन होता है। दूसरा, आपकी पासपोर्ट कॉपी और आपकी पिक्चर होनी चाहिए। पासपोर्ट आपका जो है उसकी भी आपके एक्सपायरी जो है एटलीस्ट 6 मंथ्स तक एक्सपायर ना हो रहा हो, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तीसरा, आपका एक्सेप्टेंस लेटर है जो कि चाइनीज प्रोफेसर से आपको चाहिए होगा। ये हर केस में प्रेफर्ड है, कोशिश करें ये अटैच करें। अगर कहीं से नहीं मिलता और डेडलाइन करीब आ रही है तो आप उसके बगैर अप्लाई कर सकते हैं, वरना कोशिश करें कि जिस भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आपको एक्सेप्टेंस मिला उसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें। फिर चौथी चीज है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन फीस। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे आप देख लीजिएगा, अक्सर अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन फीस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी आप पोर्टल बना रहे होंगे, अपना एप्लीकेशन में अकाउंट बना रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको फीस मांगी जाएगी। तो आप किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर अगर आपके पास अली पे है तो आप उस सर्विस के थ्रू 400 to 600 RMB जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की एडमिशन फीस की, वो आपको पे करनी होगी। फिर आपका अप्लाई पे आगे जाएगा और अप्लाई हो पाएगा। पांचवी रिक्वायरमेंट आपकी वही है कि इंग्लिश आपका प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर किसी के पास आइल्स है तो वो अटैच कर ले, या एक पीडीएफ में दोनों प्रोफिशिएंसी लेटर और ये आइल्स का लेटर भी अटैच कर सकता है, तो ये प्लस पॉइंट समझा जाता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है आपको, आपकी जो भी लास्ट एजुकेशन है, हाईएस्ट डिग्री आपकी जो भी है जिस भी यूनिवर्सिटी से, वहां से आप लेटर ये बनवा सकते हैं। अगर किसी को बहुत टाइम हो चुका है कि पढ़ाई किए हुए, तो वो अपनी करंट जॉब्स जहाँ पे भी कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन से भी लेटर निकलवा सकता है, वरना यूनिवर्सिटी से निकलवा लें तो बेहतर होता है। वरना फिर ये कि अगर आपका चाइनीज टॉट प्रोग्राम है तो वहाँ पे आपको एचएस के का एग्जाम जो होता है वो चाइनीज सर्टिफिकेट, चाइनीज लैंग्वेज सर्टिफिकेट, वो आपको अटैच करना होगा। वो भी आप यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट में देखेंगे कि आपको कौन से लेवल तक एग्जाम देना है। फिर आपको दो रिकमेंडेशन लेटर देने होंगे, जो कि आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी जो भी आपने जहाँ से पढ़ा है वहाँ के एसोसिएट या फुल प्रोफेसर के तरफ से लेटर हो। और प्लीज एक दफा आप चेक कर लीजिएगा कि वो एसोसिएट और फुल प्रोफेसर आपके टीचर रह चुके हैं। ऐसा नहीं हो कि आप किसी अननोन टीचर से लेटर बनवा लें। आपके
आपने उनसे पढ़ा हो ये होना चाहिए। और दूसरा है कि लेटर में वो क्या लिखता है, ये बहुत वैल्यू होती है कि अगर अच्छा लेटर लिखा हुआ है तो आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं स्कॉलरशिप हासिल करने में। सेवेंथ रिक्वायरमेंट आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है जो मेडिकल फिटनेस का, ये मैंने आपको आगे यहाँ पे दिखाया था। ये कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो आपके गवर्नमेंट डॉक्टर सॉरी, वो आपको ये सब टेस्ट लिख के दे देंगे और वो आप करवा के उनसे फिल करवा सकते हैं ये लेटर। और फिर आपका एट रिक्वायरमेंट जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, वो भी आपकी विद इन 6 मंथ्स बना हुआ हो। इससे ज़्यादा पुराना हो गया तो आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। नाइन्थ रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल पीएचडी के केस में है। तो उसको भी आप यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट पे देख लें और बहुत कोशिश करें अच्छा बनाए। एटलीस्ट उसमें 20 के अराउंड 20-25 रेफरेंसेस हों और अच्छा प्रॉपर बना हुआ हो। अपने प्रीवियस जिस जहाँ से भी आपने पढ़ा है वहाँ के प्रोफेसर्स को चेक करवा लें कि आपकी वो अच्छा है नहीं। फिर उसके बाद आप अपने चाइनीज प्रोफेसर को शेयर करेंगे ये, और वो अगर अप्रूव करेगा तो फिर आप आगे जा पाएंगे अपनी एप्लीकेशन में। उसके बाद आपको नोटराइज कॉपी चाहिए अपने लास्ट जितने भी आपके एकेडमिक डिग्रीज हैं और ट्रांसक्रिप्ट हैं। तो अगर आप पीएचडी के हैं तो बैचलर्स और मास्टर्स चाहिए, मास्टर्स के हैं तो खाली बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, और अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटर के सर्टिफिकेट्स और उनकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। और ये नोटराइज करवानी होती है आपको, वो ही अटैच होती है। अगर आपने नोटराइज नहीं करवाई तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर उसके बाद जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपका एक्सपीरियंस लेटर या कोई भी सर्टिफिकेशन जो आपने क्रैश कोर्स या कोई भी चीज़ की हुई है इसकी सर्टिफिकेशन आप अटैच कर लें तो वो भी एक प्लस पॉइंट रहता है। सेकेंड लास्ट आपका पब्लिकेशन है, तो पब्लिकेशन में यहाँ चाइना में बहुत फोकस दिया जाता है। आप मास्टर्स के स्टूडेंट हों तो आपसे एक दो रिसर्च पेपर या कॉन्फ्रेंस पेपर जो है वो एक्सपेक्टेड होते हैं। अगर आप पीएचडी हैं तो हर ईयर आपसे एक Q1 रैंक आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है पेपर, या आपका कॉन्फ्रेंस पेपर हो या जर्नल पेपर हो। तो उसका आप ख्याल रखिएगा कि आपकी पब्लिकेशन जो है वो होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हाँ अब बैचलर्स के हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मास्टर्स में भी दाखिला हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी आप किस लेवल की कर रहे हैं। टॉप में बहुत इंपॉर्टेंस है, चांसेस आपके टफ होते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कोई हल्के एवरेज रैंक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपटीशन जाहिर सी बात है कम होगा, तो आपकी पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होगी। और इसके अलावा आपका आखिरी जो है वो प्री एडमिशन लेटर होता है। ये होता है कि आप जब यूनिवर्सिटी से अप्लाई करते हैं टाइप बी में इसका, या टाइप ए में भी करते हैं, तो आपका जब पहले पोर्टल यानी कि अगर आप टाइप ए में हैं तो अगर आपका एचईसी से सिलेक्शन हो जाता है तो आप यूनिवर्सिटी जिस भी आप टारगेट यूनिवर्सिटी हो वहाँ पे आप अपने ईमेल करते हैं कि आपका एडमिशन जो है वो टाइप ए से हो गया एचईसी के थ्रू और अब मेरिट में आपका नाम आ गया है। तो वो आपको प्री एडमिशन लेटर देती है और फिर आप वो अटैच करते हैं। टाइप बी में थोड़ा डिफरेंट होता है कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी में जो है पहले आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। उसके बाद जो है वो आपको जो है अगर सिलेक्ट कर लेती है, जो इनिशियल रिव्यू स्टेज कहलाई जाती है यहाँ पे, वो जब सिलेक्ट कर लेती है आपको ईमेल में प्री एडमिशन लेटर दे देती है। वो आप फिर सीएससी के फॉर्म में अटैच करते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इससे बस आप समझ लें कि आपका 80% जैसे चांस बन गया है कि आपका हो जाएगा। सबको वो देते नहीं है, जिनको वो समझते हैं कि ये मेरिट में ज्यादा ऊपर है उनको दिए जाते हैं प्री एडमिशन लेटर, और ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि इतनी सारी चाइना में यूनिवर्सिटीज हैं तो कैसे सेलेक्ट करनी है आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए बेसिकली ये 3 वेबसाइट्स हैं आपकी। जो पहला लिंक मैंने कैंपस चाइना का दिया है, इसका मैं प्रोसेस स्लाइड में आगे बताऊंगी। ये इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम में यूनिवर्सिटीज जो है आपके लेवल की डिग्री दे रही है, या तो बैचलर्स है, मास्टर्स या पीएचडी। दूसरी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल। तो यहाँ पे आप जो है अपने जितनी भी रिक्वायरमेंट है, फॉर्मेट है, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे मैं इस सेमिनार में बता रही हूँ उससे रिलेटेड आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। और आखिरी क्यूएस रैंकिंग है। क्यूएस जो इंटरनेशनल रैंकिंग है, सारी यूनिवर्सिटी दुनिया की उनकी रैंकिंग होती है। तो अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखला लेना है तो आप क्यूएस रैंकिंग में जाके उस यूनिवर्सिटी को सर्च करते हैं, या आप सिंपल जाके वहाँ पे चाइना की यूनिवर्सिटी को फिल्टर करेंगे तो आपके पास सारी आ जाएंगी रैंकिंग के लिहाज से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी अच्छी है।
इसके अलावा वैसे एक यहाँ पे, जैसे अमेरिका में आईवी लीग यूनिवर्सिटीज कहलाती हैं, तो चाइना में C9 लीग यूनिवर्सिटीज कहलाती हैं। तो ये C9 जो है वो चाइना की 9 यूनिवर्सिटीज है, जो कि बहुत पहले से जो है वो चलती आ रही है, और उनकी रिसर्च वगैरह बहुत पसंद की जाती है। तो अगर आपको उनमें लेना है तो वो आप उनको भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये पहली जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी, उसका लिंक कैंपस चाइना, उनका उसका प्रोसेस ये है कि जब आप जाएंगे तो पहला मेन पेज ये आएगा। ऊपर आप यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स में जाएं, उसमें जो है कैटेगरीज एंड प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करेंगे। जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक नया पेज आ जाएगा, जिसमें आपके पास ऊपर ऑप्शन होगा डिग्री, इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज, प्रोवेंस, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम की। तो यहाँ पे आप अपनी डिग्री जो भी लेवल हो, मास्टर्स का, PhD का या बैचलर्स का, वो सर्च कर लें। इंस्ट्रक्शन आप इंग्लिश रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और प्रोग्राम में जाके आप अपनी कोई भी फील्ड बता दें, जैसे कंप्यूटर अगर है तो आप ये कंप्यूटर ऐड कर देंगे। जैसे अब मैंने, आपको नजर आ रहा होगा, मास्टर्स इंग्लिश और कंप्यूटर मैंने यहाँ पे एंटर किया था, और मैं जब सर्च किया तो अंदर नीचे आपकी सिलेक्शन में यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। तो इस तरह ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज आ रही थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। अब जैसे यहाँ पे हेनान यूनिवर्सिटी है, इसका यहाँ पे काफी नाम है। इसमें कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिग्री मास्टर्स की 3 साल की है, और इंग्लिश प्रोग्राम है। ट्यूशन फीस को आप इग्नोर कर लें, ये यहाँ के लोकल के लिहाज से आपको CSE में वही मिलेगी। जैसे आपकी अगर मास्टर्स है तो आपको 3,000 RMB मिलेगी पर मंथ। तो इस तरह आप यूनिवर्सिटीज को सिलेक्शन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके वहां से अपनी फैकल्टी ढूंढ सकते हैं, और फिर फैकल्टी में जाके आप उनका प्रोफाइल सर्च कर लें। तो जो भी आपकी रिसर्च है उससे अलाइन करते हुए प्रोफेसर को आप ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, उसमें भी सेकंड जो हाईएस्ट लोगों की इंक्वायरी होती है कि प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं, जवाब नहीं आ रहा होता, या प्रोफेसर्स को क्या ईमेल करें। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको फैकल्टी में जाना होगा। फैकल्टी होता है, टीचर्स होता है, इनकी ट्रांसलेशन की वजह से आपको खुद समझना पड़ेगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट, मतलब किस तरह उन्होंने लिखा हुआ है। तो वहां पे आप सर्च करें, सबके आप प्रोफाइल देखेंगे वन बाय वन, और फिर जो भी आपसे अलाइन कर रहा है उनको आप ईमेल करेंगे, जो आपसे अलाइन नहीं कर रहा उनको आपको तंग नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरा इंप्रेशन बन चुका है लोगों का कि यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जानते नहीं है क्या प्रोसेस है, वो बस ईमेल कर देते हैं। तो वो फिर प्रोफेसर जवाब नहीं देते, तो ये एक बहुत बुरा इमेज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का यहाँ पे पड़ रहा है। तो प्लीज ख्याल रखें कि आपकी रिसर्च जो भी है उससे अलाइन जो कर रहे हैं प्रोफेसर, उन्हीं को ईमेल किया करें। और उनसे बहुत पोलाइट होके और प्रोफेशनल होके ईमेल करें। ये मैंने डू एंड डोंट्स लिखे हुए हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले। तो एक सिंपल ईमेल बनाएं जिसमें पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन हो कि आपने क्या किया हुआ है, बीच में बॉडी हो आपकी रिसर्च की, और लास्ट में रिक्वेस्ट हो। या तो आप उनसे ऑनलाइन मीटिंग की रिक्वेस्ट करें, या फिर उनसे एक्सेप्टेंस लेटर के लिए बात करें कि आप अगर स्कॉलरशिप CSE के अंडर जो है, अगर आप पाकिस्तानी या फॉरेनर को लेना चाह रहे हैं तो मुझे आप प्लीज सर्च करें और एक इंटरव्यू ले लें। डायरेक्ट उनसे रिक्वेस्ट करना या उनसे डिमांड करना, अक्सर ये लोग ये भी करते हैं कि डिमांड कर रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी इंग्लिश बेहतर करें लिखने में। तो उससे जो है वो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो वो मैंने टेम्पलेट लिखे हुए थे। तो ये वही जो चाइना काउंसिल, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल जो वेबसाइट है, वहाँ पे टेम्पलेट मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वो जैसे मैंने बताया था कि पहले आप डियर से शुरू करेंगे, और या फिर रिस्पेक्टेड डॉक्टर, और जो भी उनका नाम है वो आप यूज करेंगे। फिर नीचे आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपना नाम बताएंगे, आपने क्या पढ़ा है वो बताएंगे। और फिर अगर आपके पास कोई खास चीज़ है जो आपके प्रोफाइल की हाईलाइट करती है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, या फिर आपने कोई सर्टिफिकेट या हैकाथॉन विन किया हुआ है तो आप वो बताएंगे, या अगर कोई आपने बहुत स्पेशल सोसाइटी वगैरह ज्वाइन की हुई है या कोई अवार्ड हासिल किया हुआ है वो आप मेंशन कर दें। बीच में आप बताएंगे, जो बॉडी है उसमें आप ये बताएंगे कि किस तरह उनका प्रोफाइल आपसे अलाइन कर रहा है, और उस वजह से जो है आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे सुपरवाइजर रहेंगे आपके PhD मास्टर या बैचलर्स के लिए। बैचलर्स के लिए भी आपको सुपरवाइजर होता है यहाँ पे। और फिर लास्ट में आप जो है मीटिंग के लिए, जैसे लिखा है वुड यू बी अवेलेबल टू मीट सम टाइम दिस वीक, इस तरह करके आप एक लाइन लिखेंगे कि आपसे मीटिंग। और फिर आप जब इंटरव्यू हो रहा होगा प्रोफेसर से, तो आप जो है अपनी एक्सेप्टेंस की बात करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ आप जिक्र करेंगे कि आपको CSE के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आपको PhD या मास्टर्स का जो है सुपरवाइजर चाहिए, उसके लिए आपकी बैकग्राउंड का प्रोफाइल इस तरह अलाइन कर रहा है।
आपका बैकग्राउंड आपसे इतना अलाइन कर रहा है, तो इसलिए आप लेना चाहेंगे उनको एज अ सुपरवाइजर। यहाँ तक आप बात करेंगे। टेम्पलेट नंबर 2 भी इसी तरह लिखा हुआ है कि पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है आपने इन्होंने जो है अपना बैकग्राउंड बताया किस तरह अलाइन करना है सब चीज़ों का। आखिर में, अच्छा हाँ, आखिर में प्लीज आप लोग जो है अपनी सीवी अपडेटेड अटैच करें, जो कि अपडेटेड इस तरह हो कि जिस भी प्रोफेसर को आप कर रहे हो ना, तो उनको उनकी लेटेस्ट आप रिसर्च पेपर पढ़ें। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बहुत मुश्किल हो रही है बेहतर है पढ़ लें, लेकिन नहीं पढ़ सकते तो कम से कम आप उनका एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन पढ़ लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो किस तरफ डायरेक्शन है उनकी। और वो फिर आप उससे रिलेटेड जो जो आपके पास सर्टिफिकेशन है या रिसर्च है या प्रोजेक्ट वगैरह जो भी हैं, वो मेंशन करें सीवी में, इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मेंशन करें। और अपनी सीवी के साथ साथ अपनी हाईएस्ट डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट अटैच करें। अगर कोई खास अवार्ड्स वगैरह आपके हैं कोई चीज़ के स्पेशल, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, वरना इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है। और फिर आप बस खाम थैंक यू करके आप ईमेल कर देंगे। ईमेल करने के बाद जो है आपको वेट करना है कम से कम 3 से 4 दिन। और उसके बाद जाके आप सॉफ्ट रिमाइंडर करेंगे उनको कि भाई आप बिजी हैं, मैं समझ सकता हूँ आपके शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन काइंडली अगर आप मुझ इंटरेस्टेड तो एक मीटिंग कर लें, इस तरह करके आप कर लें। अगर उसके बाद भी जवाब नहीं आता तो आप फिर उनको मजीद बॉदर नहीं करेंगे, आप फिर मूव ऑन हो जाएंगे, सेकंड प्रोफेसर को आप टारगेट करेंगे। इसी तरह एक और चीज़ है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स को एक ही दिन में ना लाइन में वन बाय वन मैसेज कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और उनको पता चल जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स जो है वो प्रोफाइल नहीं देख रहे, बस ईमेल कर रहे हैं। तो ख्याल रखें कि जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे ईमेल करते हुए खाली आप एक या दो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स को ईमेल करें और फिर आप वेट करें कुछ दिन, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर रिमाइंडर करें। अगर फिर भी जवाब नहीं आता तो फिर आप मूव ऑन होके दूसरे प्रोफेसर्स को ईमेल कर सकते हैं। वरना जो है मतलब एक साथ जो है 10-12 उसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स को ईमेल मत किया करें आप। अच्छा, ये सैंपल मैंने शेयर किया है एक्सेप्टेंस लेटर का। तो अगर आपका मीटिंग अच्छी हो गई, प्रोफेसर आपके तैयार हो गया कि ठीक है मैं आपको सुपरवाइज कर लूंगा, तो ये इस तरह का लेटर बन जाएगा। हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है, अगर आपका इस तरह का नहीं है तो आप परेशान नहीं हो, प्रोफेसर को अच्छा पता होता है, वरना आप वेबसाइट में भी देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के किस तरह का फॉर्मेट है। तो इस तरह बेसिक आपका नाम लिखा जाएगा, आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो लिखा जाएगा, आपकी नेशनैलिटी लिखी हुई होगी। तो ये इंफॉर्मेशन और प्रोफेसर के सिग्नेचर के साथ होगा, तो वो आप अटैच करेंगे यूनिवर्सिटी और अपने सीएससी के पोर्टल में। और इस तरह आपका एक्सेप्टेंस लेटर होता है। अच्छा, इसमें भी लोग पूछते हैं किस टाइम पे प्रोफेसर को ईमेल करनी चाहिए, तो कोशिश करें कि आप उनके जो 9 से 11:30 के टाइम होता है उस टाइम पे आप उनको ईमेल किया करें। तो यहाँ से 3 घंटे का अगर फर्क है तो आपको सुबह फजर की नमाज पढ़ें, दुआ करें और उसके बाद आप इनको ईमेल करने लगे। और इसके अलावा टाइम क्या होता है, तो अभी क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो अगर आप सितंबर से ईमेल करना शुरू कर दें तो आपके पास सितंबर टू दिसंबर काफी टाइम होता है कि आपको कोई ना कोई एक्सेप्टेंस इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि प्रोफेसर्स कभी कभार आपसे इंटरव्यू लेते हैं, कभी कभार जो है आपको प्रोजेक्ट देते हैं। तो मेरे केस में ये था कि जब मैंने अप्लाई किया था तो उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था मुझे, और बाद में उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो प्रोजेक्ट में ये होता है कि अगर जैसे कंप्यूटर की फील्ड है या इस तरह की कोई भी ऐसी फील्ड है जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट देंगे छोटा सा और फिर बोलेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आया है, उस पर या तो रिपोर्ट बना दें या उसका कोई रिजल्ट निकालना है। तो आपको वो फिर टाइम ड्यूरेशन जो भी होगा उसमें आपको दिखा के दिखाना होगा। अगर वो खुश हो जाते हैं तो आपसे मीटिंग कर लेंगे, या फिर ये कि डायरेक्ट आपको एक्सेप्टेंस ईमेल कर देंगे। वरना ये कि दूसरे फील्ड्स वगैरह में या प्रोफेसर के ऊपर होता है वो इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा, ये सब चीजें एक्सेप्टेंस तक की थी। इसके बाद जो है आपका जब यूनिवर्सिटी पोर्टल में आप अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, जो कि वो डिपार्टमेंट का पूरा पैनल बैठ के लेता है। उसमें तकरीबन 5 से 6 लोग होते हैं और वो आपसे वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए जो प्रिपरेशन है वो मैंने यहाँ मेंशन की है कि आपकी एक प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो है वो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और आप प्लीज लैपटॉप में बैठ के प्रेजेंटेशन दीजिएगा। यहाँ पे एक दफा केस हो चुका है कि एक खातून जो है वो अपने मोबाइल से प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रही थी, वो बहुत बुरा इमेज पड़ा था यहाँ का ना। तो प्लीज लैपटॉप में सही इंटरनेट के साथ आप अपना
दीजिएगा प्रेजेंटेशन, क्योंकि इक्वेशन जो है वो मोबाइल में नजर नहीं आती और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर अजीबो गरीब हो जाते हैं। तो ये आप रखिएगा, इंटरनेट भी सही होना चाहिए, देख लीजिएगा आपकी टाइमिंग क्या है, और सही से आप इंट्रोडक्शन दें अपना, एकेडमिक बैकग्राउंड दें अपना, और उसके बाद जो आपके एम और ऑब्जेक्टिव हैं स्टडी प्लान में या प्रपोजल में वो मेंशन करने हैं आपको। आपके जो भी रिसर्च के मेन पॉइंट्स हैं, लिटरेचर में आपका जो भी रिसर्च का गैप निकला है वो आप मेंशन करें। फिगर्स अगर आपने बनाई हुई अपने रिसर्च प्रपोजल की या स्टडी प्लान की वो आप अटैच कर दें, गैंट चार्ट है तो वो डाल दें, क्योंकि अक्सर स्टडी प्लान में गैंट चार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर आपने ये क्यों चूज किया उसको मेंशन करना है, और आपके फ्यूचर गोल्स और प्लान क्या है, ये सब चीजें आपको मेंशन करनी है। तकरीबन 12 से 15 स्लाइड्स आप बना लें इसकी, और जब आपका इंटरव्यू होगा आराम से बैठ के आपको बताना होगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से आप बताएं, इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। कुछ लोगों को एफएक्यूज थे जो कि ऑनलाइन जब हमने फॉर्म आप लोगों ने फिल किया था, तो कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने एक जगह पे लिस्ट डाउन कर लिए। तो किसी ने पूछा था कि फैमिली वीजा का क्या सिस्टम है। तो फैमिली वीजा जो है वो यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे S1 वीजा कहलाता है, जो कि आप 6 महीने से ज्यादा का होता है, और एक S2 वीजा होता है जो कि 6 महीने से कम का होता है। तो नॉर्मली यहाँ पे लोग जो है वो S1 वीजा में अपनी फैमिलीज को बुलाते हैं। यहाँ पे आपको पहले आना पड़ेगा जो मेन एप्लीकेंट है, और यहाँ पे आके आपको यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना होगा, यहाँ आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा। और फिर उसके बाद जो है आपको यूनिवर्सिटी लेटर देगी, इनविटेशन लेटर, जो आपको साइन करके फिर आपको अपनी जो भी आपके स्पाउस हैं और अगर आपके बच्चे हैं तो उनको आपको ही भेजना होगा वहाँ पे, फिर वो पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे। वीजा प्रोसेस जो स्टूडेंट का वो चेंज होता है हर साल। लास्ट ईयर जो है वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं था, आप डायरेक्ट आके ले रहे थे। और यहाँ पे ये है कि आपको इस साल ये है कि आपको ईमेल में ही सब चीजें करनी होती हैं, आपको ईमेल में ही सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे आप। अच्छा, यहाँ पे ये है कि आपको मूफा से अटेस्ट करवाने होंगे अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, पुलिस क्लियरेंस फॉर्म वगैरह जब चीजें, और फिर उसके बाद आपको ये जमा करवानी होगी। ईमेल में मेरे ख्याल से अपलोड करना होता है इस दफा। और फिर उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो फिर आपको जाके वो डॉक्यूमेंट इन पर्सन देने होंगे, और फिर आप पासपोर्ट जमा करवा दें। 2 हफ्तों में मेरे ख्याल से आ जाता है। हॉस्टल और ऑफ कैंपस लिविंग का डिफरेंस लोग पूछ रहे थे क्या है। तो ऑफ कैंपस अगर आप रह रहे हैं तो आपको अकोमोडेशन के अलग से पैसे दिए जाएंगे, और ये इलाके पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर आप बीजिंग शंघाई टाइप के एरियाज में रह रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ऑफ कैंपस रहना, क्योंकि यहाँ 4,000 3,000 के छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं। या तो आप बिल्कुल बीजिंग के बाहर यूनिवर्सिटी से दूर रहें, या फिर ये है कि आप कैंपस में ही रह लें। लेकिन अगर आप फैमिली लाना चाह रहे हैं तो फैमिली के लिए आपको ऑफ कैंपस रहना पड़ेगा, हॉस्टल में नहीं रह सकते। और इसके अलावा लिविंग एक्सपेंसेस जो है आपके स्टेपएंड में काफ़ी कवर हो जाते हैं, आपकी 50% तकरीबन सेविंग ही हो रही होती है, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं तो वो आपके सेव हो रहे होते हैं पैसे, तो उसका कोई मसला नहीं है। तो बाकी कांटेक्ट अगर या इंक्वायरी किसी को है तो कंबाइंड फाउंडेशन की जो है ये मैंने लिंक्स शेयर कर दिए हैं, आप लोग यहाँ की कोई भी आपकी अपडेट्स वगैरह तो यहाँ की वेबसाइट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन चेक कर लीजिएगा। अगर आपको सीएससी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे ईमेल भी है और ये नंबर भी है, आप इसमें अपनी क्वेरीज वगैरह दे सकते हैं। थैंक यू। और आपके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप बता दें, मैं कोशिश करूंगी अगर जहाँ तक मैं आपको हेल्प कर सकी तक कर दूंगी। जिसके जो भी क्वेश्चन है वो हैंड रेस कर ले, ठीक है, ताकि फिर हम उनका क्वेश्चन ले लें। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, देन वो फिर जो है वो लीव कर सकते हैं। ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन। अच्छा मिस, एक क्वेश्चन है। फर्स्ट वी अप्रोच प्रोफेसर देन फिल फॉर्म ऑन सीएससी पोर्टल, इज इट? मतलब कम नहीं। इसमें
कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीएससी पोर्टल जो है वो फिल करना शुरू कर दें, अपनी एप्लीकेशन आप स्टार्ट कर लें, और उसके साइड बाय साइड आप प्रोफेसर्स को अप्रोच कर लें। एप्लीकेशन आप सबमिट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस लेटर अगर मिल जाता है तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अटैच करना होगा। तो आप उस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, इसमें कोई खास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा। अच्छा मिस, एक और क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन इंटरव्यू इंग्लिश लैंग्वेज में होता है या चाइनीज लैंग्वेज में? इंग्लिश में होता है। तो अगर आप चाइनीज टॉट प्रोग्राम में हैं तो उसका मुझे सही से आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इंग्लिश में ही होता है। जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं होते। 5 मिनट 6 मिनट का होता है मैक्सिमम। बेसिक पूछते हैं वो, जनरल क्वेश्चन के आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आपकी रिसर्च क्या है, आपके प्रोफेसर से अलाइन क्यों कर रहा है, और फ्यूचर गोल क्या है, इस तरह करके। तो अगर आप स्लाइड्स में ये सब चीजें कवर कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन और कम किए जाएंगे। ठीक। एनीथिंग, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज हम लोग एंड कर देंगे बेटे। श्योर। ये एक क्वेश्चन ये है कि प्लीज शेयर टेम्पलेट ऑफ मेडिकल एज यू शो देन साइन द गवर्नमेंट डॉक्टर। अ, ये शेयर कर सकते हैं, वरना आप इस सिंपल आप लिखें फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म China.pdf, तो आपके पास आ जाएगा ये। मतलब ये कॉमन है हर जगह का, चाइना में आपको मिल जाएगा ये फॉर्मेट। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैन बी मेड जनरल टू अप्लाई इन मेनी कंट्रीज और स्पेसिफिक टू एनी कंट्री? नहीं, ये आई थिंक आपके प्रोविंस पे डिपेंड करता है। जो कि जहाँ तक मुझे पता है सिंध और मेरे ख्याल से पंजाब में भी यही है कि आपको मेंशन करना पड़ता है रीजन टू अप्लाई। ये रीजन क्या होता है, और दूसरा है कि आप किस मुल्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको चाइना मेंशन करना, मतलब ये फॉर्मेट यूनिवर्सिटी का नहीं है, बल्कि यहाँ का पुलिस क्लियरेंस का जो सिस्टम है वो ये है कि आपको मेंशन करना पड़ता है कौन सी कंट्री आप जाने के लिए करवा रहे हैं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन इनके हो रहे हैं, वो ये है कि डस हाँ, ये मैं देख नोटराइजेशन। रही हूँ। जी, आप इसका देख के बता दें। नोटराइजेशन जो है वो एचईसी और मूफा वाली अलग चीज है। आपको जो नोटराइज करवाते हैं ना, ये आपका कमिश्नर करते हैं। तो आप जिस भी शहर में, वहाँ पे कमिश्नर ऑफिस बना हुआ होगा, तो आप वहाँ पे नोटराइज करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। वो आपके अप्लाई करने के लिए जो भी आप सीएससी में अप्लाई कर रहे हैं ना इनिशियली, उसमें होगा। और जो बाद में आपने बोला है एचईसी से करवाना, तो एचईसी से नोट एचईसी से पहले आपको अटेस्ट करवाना होता है। इसी तरह आप जो है अपने बैचलर्स के सारे डॉक्यूमेंट एचईसी से करवाएंगे, मास्टर और इंटर के जो है आप इंटर बोर्ड से अटेस्ट करवाएंगे। इसके बाद आप नोटराइज करवाएंगे। और अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको मोफा से करवाना पड़ेगा। आप जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होंगे या सीएससी में अप्लाई कर रहे होंगे, उस टाइम पे आपको मोफा से करवाने की जरूरत नहीं होगी। और इनका एक और क्वेश्चन भी था, इज देयर एनी क्राइटेरिया टू मेंटेन स्कॉलरशिप डिग्री। ये मैं समझ नहीं पाई हूँ कि क्या मतलब है इनका, मिस क्वेश्चन नंबर 3 जो इन्होंने जी, मेंशन किया है। इनका मतलब ये है कि कोई क्राइटेरिया है, जैसे एक दफा किसी को स्कॉलरशिप मिल गई तो सीजीपीए हो या इस तरह का कोई क्राइटेरिया हो कि किसी ने कोई पब्लिकेशन ना की तो उसका जो से स्कॉलरशिप है वो खतरे में आ सकती है कि आपकी कैंसिल हो जाएगी, ऐसा कोई क्राइटेरिया है वहाँ पे? नॉर हाँ, नॉर्मली वैसे तो अगर आप मतलब जो आपके सुपरवाइजर आपको काम बता रहे हैं, अगर आप वो कर रहे हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके डिग्री हासिल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में है कि आपको एटलीस्ट 2 Q1 पेपर जो होते हैं वो आपके होने चाहिए, तो आपको डिग्री मिलेगी, वरना आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। और आपका ड्यूरेशन है कि आपका मास्टर्स का 3 साल, पीएचडी का 4 साल है, कि इसमें आपको ये 2 पेपर आपको लिख के देने हैं। अगर आपने नहीं दिए तो आप 1 साल एक्सटेंड करवा सकते हैं, फिर भी नहीं किया तो आपको स्कॉलरशिप भी आपकी खत्म हो जाएगी ड्यूरेशन के बाद, और आपको डिग्री भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह का क्राइटेरिया, लेकिन बहुत इजी है। चलें, ठीक है। इसका मतलब अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर जो है हम लोग मीटिंग को एंड कर देते हैं। अभी फिलहाल मैं एक दफ़ा दोबारा पूछता हूँ, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज जो है फिर हम लोग मीटिंग को एंड कर देते हैं। ठीक है।
आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू मिस, आपने हमें ज्वाइन किया चाइना से। बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी। एक हमारे पास हैं जिन्होंने नाइजीरिया से हमें ज्वाइन किया है, जिनका नाम रेवंड डेफिल है। उनको भी मैं थैंक यू करता हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया इस मीटिंग के लिए। और इंशाल्लाह जो भी आपको क्वेरीज बच्चों को है तो वो पूछ सकते हैं, हल हो जाएगी। लेकिन ये कि कंसिस्टेंसी से रखें अपने आप को, अगर अभी दाखला नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई करते रहें, आप लोगों का इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत मुश्किल क्राइटेरिया नहीं होता यहाँ का। आप अगर अबव एवरेज हैं तो आपका हो जाएगा, बस ये कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग करनी पड़ेगी आप लोगों की। चलो, थैंक यू मिस। ओके, आज फिर हम मीटिंग एंड कर देते हैं। अल्लाह हाफिज। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, बाय।